सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमी टॉपर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अभी आपको जैसे पता है कि सीबीएसई ने अभी अनाउंस किया है कि 10th क्लास की एग्ज़ाम 2 फेज़ में होगी, एक बार नवंबर में और एक बार मार्च में। तो ये चैप्टर नवंबर वाले पार्ट में आने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपके सारे क्वेश्चन इसी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बहुत ही बेसिक से, और देखिए मैंने यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट बना के रखा है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। आपको इस पूरे फ्लो चार्ट में आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इस पूरे फ्लो चार्ट में पूरा चैप्टर खत्म है। जी हाँ दोस्तों, पूरा चैप्टर बस एक फ्लो चार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे नाम देख रहे होंगे चैप्टर का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का उगना, कोई चीज़ होती है उसे हम लोग बोलते हैं राइज। नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? अपने देश के प्रति प्यार, अपने कल्चर के प्रति प्यार। मतलब जब हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा देश, हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारा देश भारत, वैसे वो बोलते हैं कि हमारा देश। अब देखो, यूरोप तो कोई देश है ही नहीं, है ना। यूरोप क्या कोई देश है? देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ नीचे यूरोप। तो मैंने सब यहाँ पे मैप वैप सब लगाया यहाँ के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप। ये हम लोग की पूरी दुनिया है यहाँ पर, ये देखिए। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा दुनिया है ना। ये हम लोग का इंडिया है यहाँ पर, ये इंडिया है ना। तो ये हम लोग का पूरा वर्ल्ड। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे यूरोप दिखाता हूँ। इधर यहाँ पे यूरोप दिखा रहा है ना। तो पहले यहाँ पे यूरोप में ऐसा जो दिखता है ना, यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड, स्पेन, टर्की, रोमानिया, यूक्रेन, इस सारे देश दिख रहे हैं ना आपको, इटली, जर्मनी। ये पहले देश नहीं हुआ करते थे, पहले इनके ऊपर राजा रूल करते थे। तो ये देश कैसे बने, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं हम लोग का इंडिया देश कैसे बना, तो हम लोग का इंडिया अंग्रेजों से आज़ाद होकर हम लोग बने भारत, है ना। पहले भारत था क्या? नहीं था, पहले अंग्रेजों का राज चलता था। वैसे ही ये देश कैसे बने ना, पहले यहाँ पे भी राजा का रूल चलता था, लेकिन ये अभी जो देश बने हैं वो कैसे, जो अभी हम लोग को दिख रहे हैं कैसे बने, बस इसी बहुत सारे चैप्टर है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपका आसानी से कवर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का ना। इंट्रोडक्शन में आएगा व्हाट इज नेशन। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है नेशन क्या होता है। तो नेशन क्या होता है? अ नेशन में बी डिस्क्राइब्ड एज अ कम्युनिटी ऑफ ह्यूमंस हैविंग अ कॉमन होमलैंड, अ कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज अंडर अ यूनिफाइड सेंट्रल अथॉरिटी। देखिए मैं इसको मतलब समझाता हूँ आपको, इसको मैं जूम कर लेता हूँ अच्छे से, फिर आपको इसका मतलब समझाता हूँ। नेशन क्या है? नेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल है। देखिए ये इंडिया का है, हम लोग का एक नेशन है ना, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल है कि नहीं है। तो ये क्या है? जिनका कॉमन होमलैंड हो, सबकी एक अपनी मातृभाषा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना भारत माता, एक भारत माता हो, कॉमन कल्चर हो सब लोग, हाँ हम लोग कॉमन कल्चर है, हम लोग पहले से रहता है यहाँ पर, है ना। कॉमन लैंग्वेज, हम लोग की हिंदी लैंग्वेज है ना। अंडर अ यूनिफाइड सेंट्रल अथॉरिटी, उनके ऊपर कोई रूल करने वाला हो, ऐसे नहीं कि कहीं भी रह रहे हैं ना, मतलब एक रूलर हो उनके ऊपर रूल करने वाला। तो क्या नेशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कुछ कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन रिलीजन, ये सब टाइप का ना, और उनके ऊपर कोई एक रूल करने वाला हो, इसे हम लोग बोलते हैं नेशन। और नेशनलिज्म मतलब क्या होता है? जब ये कोई आदमी सोचता है अपने दिमाग में, उसे हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगला है हम लोग का फ्रेडरिक सोरिक विजन। आपको फ्रेडरिक सोरिक विजन दिखा होगा आपकी बुक में, पेज नंबर 1 ही है ना। इस पेंटिंग में क्या बताया गया है? इस पेंटिंग में बताया गया है कि जो देश हैं वो राजा, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यूरोप में पहले राजा थे ना, उन राजा को खत्म करके अब वो अपना नया देश बना रहे हैं। तो वैसे वो बता रहे हैं कि वहाँ से इन दिस पेंटिंग फ्रेंच आर्टिस्ट विजुलाइज हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल देम। इस पेंटिंग उन्होंने क्या बताया? इस पेंटिंग उन्होंने बताया है कि कैसे राजा महाराजाओं का शासन खत्म हुआ और कैसे यूरोप में ये जो नए नए देश बने वो कैसे बने। तो वही बता रहे हैं कि पेंटिंग के द्वारा बता रहे हैं कि जैसे कुछ चीज़ होती है ना, अब जैसे इंडिया अंग्रेज से वो हुआ, अंग्रेजों से हम लोग क्या हुए, आज़ाद हुए। तो उसमें पेंटिंग में बहुत सारी पेंटिंग तब बनी थी कि हाँ भारत आज़ाद हो रहा है, ऐसे अंग्रेजों को दिखाया गया था कि वो शिप में जा रहे हैं ना। वैसे ही इसमें बता रहा है कि कैसे ये लोग नए नए देश बन रहे हैं ना। ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और वो लिबर्टी को होमेज ऑफर कर रहे हैं ना। और ये जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, राजा महाराजा इन सब के जो मुकुट है वो सब नीचे जमीन पर होंगे। आप देखेंगे वहाँ पे बुक रखी है उनके पास, वहाँ पे आप देखेंगे बगल में इधर कि उनके मुकुट वुकुट सब इधर पड़े हैं ना। मतलब क्या हो रहा है कि राजा वाजा खत्म और अब कौन करेगा, रूल पीपल करेंगे और वो अपना एक नया देश बनाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें अगला टॉपिक आता है हम लोग का कि देखिए सबसे पहले आप देखिए कि यूरोप में कौन कौन सी कंट्री आती है। यूरोप में कौन कौन सी कंट्री आती है, चलिए थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ गई है। तो यूरोप में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए यूरोप जो हम लोग का होता है इसमें कौन कौन सी कंट्री आती है। यूरोप में रुक जाइए, यूरोप में आता है फ्रांस। क्या आता है? पहले चीज़ आती है यूरोप में फ्रांस, जर्मनी,
यूके, और यहाँ पे आप ग्रीस देख सकते हैं ना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से पूरे। तो हम लोग देखेंगे कि फ्रांस देखिए, हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं कि राजा महाराजा को खत्म करके उन्होंने क्या बनाया, एक अपना अपना देश बनाया। तो कौन कौन सा देश बनाया? सबसे पहले बनेगा फ्रांस। कौन सा देश बनेगा हम लोग? सबसे पहले फ्रांस। फिर कौन सा बनेगा? जर्मनी। फिर कौन सा बनेगा? इटली। फिर ग्रीस, और फिर ब्रिटेन, और एट लास्ट में बाल्कन्स। अब आपको मैं एक बार मैप में दिखा देता हूँ। तो चलिए सर मैप में देख लेते हैं ना एक बार अच्छे से। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर जो आपको ये माइंड मैप चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कीजिए कि मैं आपको माइंड मैप दे दूंगा पूरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सारे फ्रांस, यूके, जर्मनी, पोलैंड। ये देखिए ये वाला होता है हम लोग का बाल्कन वाला, ये जो है ना, ये पूरा बाल्कन है ना, ये वाला। तो ये कैसे बना है ना। फिर ये वाले देश नॉर्वे, इधर स्वीडन, ये सब है ना। तो हम लोग देखेंगे हम लोग का क्या है, पूरा यूरोप है। तो पूरे यूरोप में जो ये लोग अलग अलग देश कैसे बने हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं चैप्टर में कि यूरोप में नेशनलिज्म, यूरोप में देश कैसे बने। तो यूरोप एक कोई देश थोड़ी है, यूरोप में बहुत सारे देश हैं, तो वो देश कैसे बने, ठीक है ना। आया आपको कोई क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले देखते हैं कि इनमें ये देश बनने के कारण क्या था, मतलब लोग को कैसे लगा कि हाँ हम लोग देश बनाते हैं ना, कुछ तो कारण रहे होंगे ना। तो चलिए देखते हैं ना। तो कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो क्या क्या कारण थे जिन कारण यूरोप वाले लोगों ने सोचा कि हम लोग एक अपना क्या बनाएंगे, नया देश बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर जो आपको कुछ भी चीज़ आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना, तो उनको आप बांट दीजिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल, ऐसे आप बांट सकते हैं ना। कौन कौन से? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ये तो बांट लीजिए पक्का है ना। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब देखिए यूरोप में ज़्यादातर लोग गरीब थे, तो उनके पास इतना दिमाग कहाँ से आएगा कि हाँ हम लोग एक नया नेशन बनाते हैं ना। तो उनको कि कोई एक आदमी पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल मतलब क्या था, पढ़े लिखे एकदम बुद्धिमान आदमी, उन्होंने बताया कि भाई तुम लोग ज़्यादा हो, तुम लोग राजा को हटाओ और अपना देश बनाओ अलग से, है ना। तो ऐसा लोग भिड़काने का काम करते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब भिड़काओ वाले आदमी है ना, वो सब भिड़ा देते हैं कि हाँ जाओ तुम अपना देश बनाओ, है ना। तो ऐसे ऐसे कारण होते हैं कि लोगों के दिमाग में आया कि हाँ हम लोग अपना क्या बनाएंगे, एक नेशन बनाएंगे। कहाँ पे? यूरोप में। तो देखेंगे हम लोग कहाँ कहाँ कैसे बना, है ना। चलिए पहले से शुरू करते हैं हम लोग। पहला हम लोग का रहेगा, आपकी इसमें बुक में टॉपिक होगा द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास, सोशल कॉजेस। मतलब समाज में क्या कारण था। समाज का कारण ये था कि लोगों ने बोला कि यार ये एरिस्टोक्रेसी, ये अमीर लोग हैं और हम लोग गरीब लोग हैं, ये अमीर लोग हमारे ऊपर हमेशा रूल करते रहते हैं ना, मतलब इनको हटाओ क्या, और हम लोग अपना नया देश बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास मतलब कि जो देखो क्या होता है कि तब तक में मतलब ऐसा रिवोल्यूशन आ गया था कि लोग अब अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे वहाँ पे। यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था, तो बहुत सारी फैक्ट्री बन रही थी। जब फैक्ट्री बनेंगी तो लोग वहाँ पे काम करेंगे, जब लोग करेंगे तो उनके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो उन्होंने बोला कि ये एरिस्टोक्रेसी, और वो थोड़ा सा पैसा आएंगे तो पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो उनके दिमाग आएगा। तो जब दिमाग आया तो उन्होंने बोला कि ये एरिस्टोक्रेसी को किसने बोला हम लोग के ऊपर रूल करने के लिए, ना। तो उन्होंने बोला कि अब हम लोग खुद से ही क्या करेंगे, रूल करेंगे और इनको एरिस्टोक्रेसी को हटाएंगे। तो इस टॉपिक में क्या है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास में ये है कि यूरोप वाले लोगों ने क्या बोला, यूरोप के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जब वहाँ पर, तो वहाँ पे लोगों ने नौकरी की तो काम मिला उनको, काम मिला तो पैसा मिला तो पढ़ाई की तो होशियार होने तो बोला कि ये राजा वाजा कहाँ का रूल कर रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, ना। तो एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट ऑन द कॉन्टिनेंट, बट ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू मिडिल क्लास इमर्ज एंड सेवरल इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल एंड द क्रिएट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। उन्होंने बोला कि ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है, जो अमीर लोग हैं, ये कब से रूल कर रहे हैं हमारे पर, इनको हटाओ काम, है ना। क्यों? उनके ऊपर दिमाग कहाँ से आया ये, तो ये क्या था, एक सोशल कॉजेज था जिन कारण उनको देखिए उनके पास ये दिमाग कहाँ से आया, क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो लोग काम मिला तो पैसा मिला तो पढ़ाई की तो होशियार हो गए, और होशियार हो गए तो इन्होंने क्या किया, बोला कि एरिस्टोक्रेट जो अमीर लोग हैं ये बहुत दिन से हम लोग के ऊपर रूल कर रहे हैं, अभी हम लोग के पास रूल नहीं करेंगे और हम लोग क्या बनाएंगे, एक नया देश बनाएंगे। तो ये एक कारण था वहाँ पे नेशनलिज्म का। तो आपको हाई होप क्लियर होगा, नहीं हुआ तो आप फिर से बैक करके देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है, देखिए उस समय मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। लिबरलिज्म एक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फ्री, मतलब कि बोले कि हम लोग फ्री रहना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि कोई राजा के दबाव में रहे हैं ना, पता नहीं क्या रहता है ना। तो लिबरलिज्म का बहुत सारा मतलब होता है ना, लेकिन इस बुक में हम लोग कौन कौन देखेंगे, लिबरलिज्म नेशनल, मतलब कि लिबरलिज्म ने नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट किया है ना, मतलब कि लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, उसने नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट किया कि हाँ हम लोग एक नया देश बनाएंगे ना। तो लिबरलिज्म क्या है, एक इंटेलेक्चुअल कॉज है। इंटेलेक्चुअल कॉज मतलब कि एक आदमी ने ऐसा सोचा कि हाँ यार लिबरल मतलब सब लोग फ्री रहेंगे, है ना। लिबरल मतलब सब लोग फ्री, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्री हम लोग कैसे कैसे रह सकते हैं, तो हम लोग पहले कैसे रहेंगे, लिबरल नेशनलिज्म। चलिए इसमें देखते हैं ना, पहले क्या आएगा, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो फ्री में मतलब सब लोग अच्छे से रहेंगे ना, तो क्या होगा पहला इसका पॉइंट, पॉलिटिकल लिबरलिज्म का पहला पॉइंट क्या होगा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। पहले क्या था, पहले एरिस्टोक्रेसी क्लास वाले सब अमीर थे ना, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम बेहतरीन, है ना।
लेकिन जो गरीब लोग थे उनको हमेशा लॉ के सामने इक्वल नहीं रखा जाता था ना। अगला क्या है, रिवोल्यूशनरी फ्रांस मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन द लिबरल डेमोक्रेसी इन विच द वोट राइट टू वोट गॉट लेटर ग्रांटेड। तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बोला कि अब क्या होगा, आप सबको राइट टू वोट मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, राइट टू वोट। तो ये भी फ्री हुआ, हाँ सब लोग राइट टू वोट मिलेगा ना। फिर थर्ड क्या है, जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और वुमेन को पॉलिटिकल राइट से हटाया गया है, मतलब वो वोट नहीं दे सकते। तो जब लोग ऐसा करेंगे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब लोग लॉ के सामने बराबर रहेंगे, तो सब लोग के अंदर आएगी ना कि हाँ यार अब हम सब लोग बराबर हैं, मतलब हम सब लोग बराबर हैं। तो जब सब लोग बराबर होंगे सब लोग क्या बनाएंगे, एक नेशन बनाएंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म मतलब कि अब देखो वहाँ पे क्या हो रहा था, यूरोप में नेशनलिज्म हो रहा था। नेशनलिज्म क्यों हो रहा था, वही देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो आपको पता है कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो लोगों को पैसा मिल रहा था, पैसा मिल रहा था तो लोगों ने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, है ना। अब ट्रेड करने में राजा महाराजा क्या करते थे, बहुत टैक्स लगाते थे, बोलते थे ये टैक्स हटाओ, क्या टैक्स हटाओ, हम लोग क्या करेंगे, फ्री में ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे, फ्री में ट्रेड करेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या करा, एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया, ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम था जॉलबरीन। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जॉलबरीन का ग्रुप का नाम है ना, ग्रुप बनाया। क्या नाम था ग्रुप का नाम, जॉलबरीन। और ये आपको याद रखना, जॉलबरीन क्या था, एक कस्टम यूनियन, एक ग्रुप था जो कि एक कस्टम मतलब क्या होता है, टैक्स को हटाने के लिए उन्होंने ये रूल बनाया ना, ग्रुप बनाया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इट स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, बोला कि मार्केट को फ्री रखो। ऐसे नहीं कि पता, यूरोप वाले राजा महाराजा क्या करते थे कि वो मार्केट में कभी उनको ज़्यादा पैसा लेना रहता था तो कोई चीज़ बचा कर रख लेते थे। अब जब कोई चीज़ मार्केट में पहुँचेगी नहीं तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब प्राइस जब बढ़ जाएगी तो फिर उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, मार्केट पूरा फ्री होना चाहिए ना। और इवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द, और जो स्टेट बहुत सारे टैक्स लगाते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल में, वो भी हटना चाहिए। तो जब हटेगा तो सब लोग अपना, ये जो बिजनेसमैन है वो भी चाह रहे थे कि एक नेशन बने ताकि कोई टैक्स ना हो, तो ताकि हम लोग अच्छे से रहें। तो अब जब एक ही नेशन रहेगा तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा, फिर अच्छे से सब लोग रहेंगे। अगला क्या है हम लोग का, द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। अब देखो हर जगह अलग अलग करेंसी चल रही है, तो क्या ऐसे में ट्रेड हो पाएगा क्या, वो वहाँ से 10 रुपये ले गया, यहाँ पे बोलेगा ये तो हमारे यहाँ चलती नहीं है, हम कहाँ से ले, है ना। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में दिक्कत हो जाएगी ट्रेड करने में। इसलिए उन्होंने बोला कि आज से करेंसी 30 नहीं, अब बस 2 रहेंगी, ठीक ना। तो आपको एक क्लियर हो गया इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट रहेगा द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। अब देखो, अब ये सब लोग तो बात कर रहे थे, लेकिन अब ये इसको लाएंगे कैसे, है ना। अभी हम लोग देखा कि वो लोग बोल रहे थे कि ये आना चाहिए ना, लेकिन उसको लाएंगे कैसे, तो वो कैसे आएगा, रिवोल्यूशन द्वारा आएगा। किसके द्वारा आएगा, रिवोल्यूशन द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें ना। 1848 revolution of the liberals was led by an educational middle class. Its main feature were, तो जो 1848 का रिवोल्यूशन हुआ था उसके क्या फीचर्स थे वो देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिटी। मैंने आपको बताया कि वो क्या चाहते थे कि एक नेशन बने। क्यों बने, ताकि कोई टैक्स ना हो, सब लोग फ्री में रहे, अच्छे से रहे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अलॉन्ग विद द रिवॉल्ट ऑफ द पुअर एंड अनएम्प्लॉयड द स्टार्विंग प्रेजेंट वर्कर इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज, है ना। तो जो गरीब लोग आंदोलन तो कर रहे थे, उसके साथ साथ ये लोग भी करने लगे आंदोलन। सेकंड क्या है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। In German region, a large number of political associations of the middle class, professional businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly. लोगों ने क्या किया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आ गए और क्या क्या करने लगे। फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी में पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे क्या करने लगे, उन्होंने वोट दिया किसको, जर्मन नेशनल असेंबली को। और ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव मार्च टू टेक प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो इसके बाद क्या हुआ, लोगों ने 833 लोगों को इलेक्ट किया और बोला कि अब हम लोग के लिए क्या लाएंगे, सुधार लाएंगे, ठीक है ना। आपको क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन लाएं, सेकंड की पार्लियामेंट लाएं, पार्लियामेंट लोगों को इलेक्ट करें, और हम लोग क्या लाएं, सुधार लाएं। अगला क्या है, इशूज ऑफ वुमेन। तो वुमेन ने भी बहुत ज़्यादा उसमें पार्ट लिया, लेकिन उनका जो उनके लिए राइट्स, मैंने पहले बताया कि उनको राइट्स नहीं दिए गए, उनके साथ ही अच्छा नहीं हो। चलिए अगला क्या है, लिबरल सपोर्ट। Monarchs were able to raise that revolution could only be by, हाँ। तो जब भाई राजा को डालने लगा, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में राजा को मार दिया गया था, तो अब ये डर गए, इसलिए उन्होंने बोला कि हाँ भाई इनको कुछ छूट दे दिया जाए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म क्या था। तो पहले क्या है, बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, सेकंड क्या है, एक पार्लियामेंट बनाओ, थर्ड क्या है, वुमेन को अच्छे से रखो, उनको भी राइट दो, और फोर्थ क्या है कि राजा ने उनको छूट दे दी।
चलिए अब देखते हैं हम लोग कि रिवोल्यूशनरी काजेस, मतलब कि पॉलिटिकल क्या क्या रिवोल्यूशन करे थे लोग, है ना। तो आप पहले ही मैंने बताया आपको कि ये है ना, ये दोनों के अंदर आता है, लिबरलिज्म के अंदर आता है और पॉलिटिकल कॉज के अंदर आता है, ये वाला टॉपिक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला। आपको पता है कि सीक्रेट सोसाइटी वर फॉर्म्ड ऑन द सीक्रेट, हाँ बहुत सारी, देखो क्या होता था कि जब राजा लोग देखते थे कि ये लोग तो एक देश बनाने की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग हटाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सब बैन करो, है ना। वैसे ही तो लोगों ने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटी बनाई। क्या बनाई लोगों ने सीक्रेट सोसाइटी बनाना चालू कर दिया। कहाँ पे? यूरोप में। क्यों? ताकि वो क्या बना सके, एक नया नेशन बना सके। वन ऑफ देम, उनमें से एक कौन सी थी, उनमें से आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक थे गिउसेप्पे मैज़िनी, जो कि 1857 मतलब कि 1807 में बॉर्न हुए थे जिनोवा में, और वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे कार्बोनारी में। और उन्होंने दो और बनाई पार्टी, कौन कौन सी? यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक ना। आपको ये दोनों याद रखेंगे, यंग इटली और यंग यूरोप, दोनों याद रखेंगे अच्छे से, ये पक्का है एग्जाम में, आप गारंटी ले लीजिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला देखेंगे हम लोग, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं हम लोग कल्चरल कॉजेज, मतलब कि लोगों ने बोला कि हाँ यार हम लोग तो पहले से अच्छे साथ साथ रहे ना, ये राजा लोग आके हम लोग को अलग अलग करें ना। तो लोगों के अंदर फीलिंग आई अपने अंदर से, किसके? अपने देश के प्रति प्यार, अपने कल्चर के प्रति प्यार की फीलिंग है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे हम लोग क्या बनाएंगे, नया देश बनाएंगे, ठीक ना। चलिए तो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, तो इसमें क्या, रोमांटिक आर्टिस्ट पोएट्स क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड क्वालिटी हेरिटेज एंड कॉमन कल्चर फास्ट एज अ बेसिस ऑफ नेशन। उन्होंने बोला कि रोमन के जो आर्टिस्ट थे, यूरोप के आर्टिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये देखो हम लोग का पहले वाला दिखाने लगे चित्र की, पहले हम लोग इतने से रहते साथ साथ, और ये राजा जाके हम लोग को बारात कर दिए। तो उन्होंने हाँ यार हम लोग पहले से जैसे रहते हैं ना, तो उनके अंदर दिमाग आया ऐसे, है ना। इट वॉज थ्रू फॉक एंड फॉक सॉन्ग, उन्होंने अपने अपने पुराने जमाने गाना बजाया है ना। अब जैसे कि देखिए, अगर जो आप कहीं पे जाएंगे, समझ लीजिए महाराष्ट्र में गए और वहाँ पे मराठी गाना बजाने लगे, है ना, तो वहाँ के लोगों के अंदर ऐसी आएगी ना भावना कि हाँ हम लोग सब लोग मराठी है ना। तो जब सब लोग अंदर ऐसी भावना आएगी तो सब लोग एक देश बनाने के आएंगे कि नहीं, बोलेंगे हाँ ये राजा जो हटाओ, हम लोग सब एक ग्रुप के हैं, हम लोग अच्छे से रहेंगे और अच्छे से अपना काम करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, emphasis were given to the language and collection of the folklore, और उन्होंने लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया, बोला कि ऐसे सबकी एक लैंग्वेज होगी, खत्म काम, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला चलते हैं हम लोग। अब बोला कि नेशन को विजुअलाइज करो। उन्होंने बोला कि जैसे हम लोग क्या भारत माता होती है ना, वैसे उन्होंने बोला कि हाँ हम सब लोग की माता है और हम लोग उनके अंदर उनके बेटे हैं, इसलिए हम लोग उनके अंदर एक रहेंगे, हम लोग का एक देश एक माता और हम सब उनके बच्चे। तो ऐसी कौन सी माता थी? अब उनके यहाँ माता नहीं, उनके यहाँ ये भारत माता नहीं, उनके यहाँ ये थी मैरियाने और जर्मेनिया। अब मैरियाने तो जर्मनी का पता चल रहा है, जर्मनी क्या है ना, और यहाँ पे देखते हैं मैरियानिया एंड जर्मनिया वर बोथ फीमेल एलिगरी। एलिगरी मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई देश को फीमेल की तरह दिखाते हैं तो उसे होते हैं हम लोग एलिगरी, है ना। तो ये दोनों क्या थी, फीमेल मतलब वहाँ की भारत माता मतलब जर्मनी माता थी, है ना। तो कब बनाई गई थी आर्टिस्ट के द्वारा? 19th सेंचुरी में, है ना। इसका इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेट, है ना। तो मैरियाना के ऊपर क्या था, एक लाल टोपी पहनी थी उन्होंने ना, और वो क्या कौन से कलर का, ट्राई कलर का एक आप देख सकते स्टैचू था उनके ऊपर, है ना। और यहाँ पे क्या था, उनको जो चौराहा था ना वहाँ पे लगाया गया था ताकि लोगों के अंदर ऐसी भावना है। और रेड कैप क्या बताता है? रेड कैप बताता था कि फ्रीडम, कि हम लोग कोई राजा के अंदर नहीं आते, हम लोग का अपना देश है नया, है ना। अब जर्मेनिया बिकम द एल्गरी ऑफ जर्मन नेशन। जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक एज अ जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। उन्होंने ओक लीव्स के पहने थे ना क्राउन, जो कि क्या दिखाता है, हीरोइज्म को दिखाता है। इट वॉज हंग फॉर सीलिंग ऑफ सेंट पाउल चर्च वेयर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वर्ट टू सिम्बलाइज द लिबरल रिवोल्यूशन। तो ये कहाँ टका गई थी, जहाँ पे मैंने बताया ना अभी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक ना। आपको ये क्लियर हो गया। चलिए अगले पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट आता है कि ये जो कंजर्वेटिज्म मतलब कि देखो आपको पता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन 1815 मतलब 1799 में खत्म हो गया था। उसके बाद नेपोलियन ने वहाँ पे राज चल लिया। अब नेपोलियन को मार कर जो नया कंजर्वेटिव मतलब कि जो फिर से पहले जैसे राजा वाजा को फिर से बैठा दिया, तो बोला कि क्या है अभी तो हम लोग डेमोक्रेसी में थे ना, कैसे राजा बैठा दिया वापस से ना। तो लोगों ने क्या किया, फिर से रिवोल्यूशन उनके अंदर ऐसा है कि हाँ यार फिर से देश बनाएंगे अपना ना। तो पहले इन्होंने क्या था वहाँ पर रिवोल्यूशन हुआ, लोगों के अंदर डेमोक्रेसी आई, फिर ये कंजर्वेटिज्म वाले ने फिर से क्या किया, वहाँ पे बोला दी राजा वाजा, तो उनका दिमाग खराब हो गया, ठीक है। न्यू कंजर्वेटिव डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री-रिवोल्यूशन डे। वो सोचते थे कि पहले जैसे दिन नहीं आना चाहिए क्या। और ये कोई पॉइंट कौन पढ़ने में आपको यहाँ बताता हूँ। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हुआ क्या था पहले देखते हैं हम लोग, है ना, कि ये कंजर्वेटिज्म में हुआ क्या था, मतलब वो कैसे उन्होंने क्या किया था कि लोगों को दिमाग खराब हो गया उनके, ठीक ना। और लोगों ने बोला कि हम अपना नया देश बनाएंगे, हटाओ, है ना। तो क्या कहता है, और इसे हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ बेना आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ बेना ऑफ 1815।
तो द मेन क्लॉजेज ऑफ द ट्रीटी ऑफ मेना वर गिवन है ना, तो कौन कौन से बर्बर नेस्टी विच हैज बीन डिपॉजिट, हाँ वहाँ के राजा को फिर से बना दिया, बताओ ना, फिर से राजा बनेंगे वहाँ पर। अब कैसे होगा काम है ना, अब लोग दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा, लोग बोलेंगे कि हटाओ, फिर से हम फिर से राजा बनाएंगे, मतलब फिर से अपना देश बनाएंगे नया ना। अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, और बोला कि फ्रांस के बगल में छोटे छोटे स्टेट बना दो, ताकि जो नेपोलियन ने अपना देश बना रहा था ना, नेपोलियन पूरी दुनिया का राजा बनना चाह रहा था ना। फिर किंगडम ऑफ नेदरलैंड वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जेनेवा वाज एडेड टू पार्लियामेंट इन द साउथ, ये सब वहाँ के उसके प्रोविजंस है ना। अगला क्या है, पर्सिया को भी बांट दिया, रशिया को भी बांट दिया, और इसका मेन काम था क्या था, ताकि यूरोप में फिर से पहले जैसे राजा महाराजा आ रहे हैं और आ जाएं, और ये जो पहले जैसे उनका काम चल रहा है वो सब ना हो, जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं ना। तो आपने देख लिया कि क्या क्या कारण थे यूरोप में नेशनलिज्म के। अब लोग देखते हैं हम लोग कि अलग अलग देश कैसे कैसे, अलग अलग देश जो थे वो कैसे कैसे बने। तो पहले देखेंगे फ्रांस। तो आपको पता है फ्रांस किससे बना था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बना था फ्रांस जो देश था ना। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो कैसे लोगों के अंदर अपने देश से बनाने की भावना आई। तो आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस मेजर टू द फ्रेंच सिटीजन, क्या क्या है उन्होंने बोला कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री, उन्होंने बोला कि एक हम लोग का मतलब हम बोलते हैं ना भारत माता, वो बोलते हैं पापा का लैंड है ना, मतलब कि जमीन पिता है ना, ऐसे समझ लो, जब हिंदी में बोलना है जो बोलना है ना। तो उन्होंने बोला कि हम लोग का क्या होगा, एक भारत माता नहीं, वहाँ पे फादरलैंड होगा, ठीक ना। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग क्या है, सिटीजन है, द आइडिया ऑफ ला साइटोयन, मतलब कि हम लोग क्या है, सब लोग एक देश के भाई भाई हैं ना, भाई भाई अच्छे से रहेंगे ना। फिर एक नया फ्लैग बनाया गया, स्टेट जनरल मतलब कि एक पार्लियामेंट बनाई गई है ना, नए नए हाइम्स, नए नए मतलब कि वो बोलते हैं ना अपन, जैसे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, ये सब बनाया गया है ना। सबके लिए बराबर लॉज, यूनिफॉर्म लॉज वर क्रिएटेड। फिर क्या हुआ, कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया और फ्रेंच को क्या बना दिया गया, नेशनल लैंग्वेज। तो ऐसे लोगों के अंदर वहाँ पे क्या है, नेशनलिज्म की भावना है। कहाँ पर, फ्रांस में। तो फ्रांस के अंदर लोगों का नेशनलिज्म की भावना किससे है, तो ये 4-5 पॉइंट है, मतलब 7-8 पॉइंट है, आप इसको याद रख लीजिए। फिर इन्होंने क्या बोला कि अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरी दुनिया में फैलाएंगे, मतलब पूरे यूरोप में फैलाएंगे नेशनलिज्म की भावना। तो पूरे यूरोप में कैसे फैलाएंगे, तो बोला कि तमाम क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे लोगों के, उन ग्रुप का नाम क्या था, जैकोबिन क्लब। और उन्होंने बोला कि अब हम लोग ये आइडिया कहाँ ले जाएंगे, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ये सब तमाम है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे लोग के अंदर नेशनलिज्म की भावना लाई। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ के फादरलैंड सिटीजन्स का बात करी, फ्लैग चूज किया, नई लैंग्वेज बनाई, नई पार्लियामेंट बनाई, सबके लिए बराबर लॉस बनाए, कस्टम ड्यूटी हटा दी। तो आपने सब ये देख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले हम क्या देखेंगे, आगे में हम लोग देखेंगे कि जर्मनी कैसे एक नया देश बना है ना, जर्मनी कैसे एक नया देश बना। तो नेशनल फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास इन जर्मन इन 1848 दैट ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट डिजाइन ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन। पहले जर्मनी कोई देश नहीं था, वहाँ पे पहले पर्शिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब लोग रूल करते थे ना। पहले एक राजा रहता था, वही रूल करता था। लेकिन अब वहाँ के लोगों ने सोचा कि अरे यार जैसे फ्रांस बन गया वैसे हम भी बनेंगे। आपने देखा ना कि वो पूरी दुनिया में फैलाने की बात करते थे, तो यहाँ पे आए फैलाने, तो बोला कि हम भी बनेंगे देश भाई, नया है ना, क्या दिक्कत है, हमको भी बन जाएंगे। तो पहले जर्मनी कैसे टूटा टूटा था, कैसे था, बहुत टूटा टूटा छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था ना। तो इनमें अब देखना, दिस मूवमेंट वॉज सपोर्टेड बाई द, अब इनको सपोर्ट किसने किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक आदमी का नाम, उनका यहाँ पे नाम दिया होगा, रुक जाइए अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ। हाँ, उनका नाम है बिस्मार्क। ये देखिए आप, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे, देन द पर्सन चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क है ना। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कहाँ पे, जर्मनी को एक देश बनाने में, जर्मनी को यूनिफाई करने में। कैसे, मैंने बताया कि जर्मनी छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, तो ओटो वन बिस्मार्क, अब भाई कोई आदमी अकेले तो कर नहीं लगा, तो उनको सपोर्ट किससे मिला, उनको सपोर्ट मिला कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की एंड वर्ड्स। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने उसके द्वारा दबाए, मतलब इनको सपोर्ट मिला है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला पॉइंट है ना। अगला क्या है हम लोग का, द देन पर्सन चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क टू द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन। तो जो बिस्मार्क थे उन्होंने क्या किया, नेशनल यूनिफिकेशन क्या किया, लीडर बने, बता दिया आपको पहले है ना। 3 wars over 7 years विथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस इंडेड इन द पर्शियन विक्ट्री एंड कम्प्लीटेड द, बहुत सारे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब अब देखिए समझ लीजिए कि इंडिया में एक मिसाइल आती है बहुत बड़ी है ना, तो पाकिस्तान वाले भी मिसाइल लाएंगे कि नहीं, बोलेंगे हाँ यार इंडिया वाले किसी ने हमला कर दिया तो क्या करेंगे ना, तो वो भी लाएंगे। वैसे ही जब जर्मनी एक नया देश बन जाएगा तो उसके आसपास वाले कौन कौन से देश, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, वो लोग भी सोचेंगे कि हम लोग भी नया देश बनाते हैं। तो
इन्होंने बोला कि यार इसको बनने नहीं देते क्या, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, लड़ाई कर दी। क्या कर दी, लड़ाई। लेकिन लड़ाई में जीत किसकी होती है, हमेशा अच्छाई की होती है। तो यहाँ पे कौन जीता, यहाँ पे कौन जीता, जर्मनी जीता। और जर्मनी का क्या हो गया, यूनिफिकेशन प्रोसेस खत्म हो गया। और यहाँ के एक देखिए मैंने क्या बताया था, नेशन का बनता है जबकि सब लोग एक साथ आए और उनके ऊपर कोई एक राजा हो। तो यहाँ पे राजा कौन बना, किंग विलियम फर्स्ट, जो कि कब बना, 1871 में राजा बना। कहाँ पे वो सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, तो वर्साइल्स में एक बहुत भयंकर महल है, आप देखिएगा एक बार है ना, तो वहाँ पे ये उनका ऐसा काम हुआ। तो आपको समझ में आएगा होगा कि जर्मनी और फ्रांस कैसे बने। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है हम लोग का, इटली। अब इटली का हम लोग देखेंगे कि इटली एक कैसे देश बना, है ना। तो इटली में क्या था, जैसे मैंने देखा ना, मैंने आपको बताया कि ओटोमन बिस्मार्क कहाँ का था, जर्मनी का। वैसे इटली में कौन आएगा, जिसपे मैजनी और गरीबादली और काउंट केबर। आपके तीन याद नाम याद रखने हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये याद रखना है कि जिसपे मैजनी ने क्या किया, सेकंड याद रखना है काउंट केबर ने क्या किया, थर्ड याद रखना है गरीबादली ने क्या किया ना, गरीब है साला है ना, वो ये करेगा ना। पहले क्या था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। लाइक जर्मनी, इटली वाज आल्सो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड ड्यूरिंग द, मैंने बताया आपको, जैसे जर्मनी छोटे छोटे भागों में बड़ा था, वैसे इटली भी छोटे छोटे भागों में बड़ा था। तो अब देखिए यहाँ पे 7 स्टेट थे, साथ साथ है ना, लेकिन उसमें से जो बस एक ही जो था, सार्डिनिया पाइडमेंट एक जगह है, वहाँ पे बस इटालियन प्रिंस रूल कर रहे थे। लेकिन जब उनको पूरे इटली को रूल कराना था, लेकिन वो बस कहाँ कर रहे थे, बस इटली में रूल कर रहे थे एक जगह पर, ठीक ना। तो अब मैजनी ने क्या किया, मैजनी क्या किया, उन्होंने बोला कि अब अपन क्या करेंगे, इटली को यूनाइट करेंगे। और उन्होंने क्या ना करा, सेक्रेट सोसाइटी बनाना चालू कर दी, लोगों को मिलाना चालू कर दिया कि हाँ अब इसको हटाते हैं और अपन क्या बनाएंगे, एक नया देश बनाएंगे। अब काउंट केबर ने क्या किया, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर एंड हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई इटली, ही हैड फाउंडेड द फुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस एंड डिफीट द असियन फोर्स। उन्होंने फ्रांस से मिलकर ऑस्ट्रिया जो उनके ऊपर राज करा था उसको हटाया और क्या किया, इटली को एक नया देश बनाने में मदद की। फिर गरीबाली ने क्या किया, गरीबाली ने आर्म्ड, बोला क्या मैं आर्मी बना लेता हूँ, क्या मैं ना ये करूँगा ना किसी से भिख मांगने जाऊँगा, मैं अपनी क्या करूँगा, अपनी आर्मी बना लेता हूँ। जैसे क्या पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने आर्मी बना के आए थे भारत में उनको भगाने के लिए अंग्रेजों को, वैसे ही इन्होंने क्या किया कि एक आर्मी बनाया और उन्होंने क्या किया, इटली से वहाँ पे 2 सिलिसिस उसको आज़ाद कराया, कहाँ से, ऑस्ट्रियन से, और अपना देश बनाने की कोशिश की। और फिर 1861 में आखिरकार इटली उनसे आज़ाद हो गया और जो विक्टर एमेनुअल वो क्या बन गए, इटली के नए किंग बन गए, ठीक है ना। आपको क्लियर होगा कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ। अगर हम देखेंगे ग्रीक, अब ग्रीक क्या है, ग्रीक भी पहले कहाँ था, ओटोमन एम्पायर। ओटोमन मतलब मुसलमान, मतलब कि जो मुसलमान के राजा थे उन्होंने क्या किया, ग्रीक पे कंट्रोल करके रखा था उन्होंने, है ना। तो अब देखो ये यूरोप वाले हैं क्रिश्चियन और मुसलमान वाले कंट्रोल करेंगे, तो फिर देखो पहले क्या होता था, मुस्लिम और क्रिश्चियन बहुत लड़ाई होती थी, ठीक ना। तो मुस्लिम और क्रिश्चियन क्या थी, बहुत लड़ाई होती थी। तो ग्रीक्स वाले ने बोला कि ये तो हम लोग के धर्म क्या ही नहीं है ना, हम लोग मैंने क्या होता था, नेशनलिज्म भावना क्या होती है, जब हम लोग का क्या होता है, कॉमन रिलीजन होता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन रिलीजन है क्या नहीं है। तो ओटोमन एम्पायर बहुत दिन से रूल कर रहा था, तो उनका दिमाग क्या हुआ, खराब हुआ। तो अब उन्होंने बोला कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इंडिपेंडेंस के लिए क्या कर लेंगे, लड़ाई करेंगे, है ना। सपोर्ट, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि पहले मैंने आपको सब बता दिया, उनके अंदर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ग्रोथ हुआ ना। और यहाँ पे अगला क्या है, सपोर्ट प्लीज टू सिंपैथाइज विद द एंशिएंट कल्चर। उन्होंने बोला कि हाँ यार हम लोग पहले कैसे देते थे ना, पहले रोमन एम्पायर था, हम लोग के क्रिश्चियन राजा थे, हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं ना, लेकिन अभी क्या है, मुस्लिम राजा हैं और हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग इनको हटाते हैं और अपना एक नया देश बनाते हैं जैसे पहले था, है ना। पोएट एंड आर्टिस्ट मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम रूलर्स। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पोएट और आर्टिस्ट थे, उन्होंने लोगों को दिमाग दिया। अब मैंने बताया ना आपको कि उनके बाद दिमाग कहाँ से आता है, उनके अंदर ऐसी भावना लाई उनके अंदर, ठीक ना। फिर लॉर्ड ब्रियन ऑर्गेनाइज्ड ए ट्रेंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फ्योर। फाइनली द ट्रीटी ऑफ, हाँ उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड ब्रियन यहाँ के जो थे, मतलब जैसे मैंने बताया ना, जैसे कि जर्मनी ओटोमन बिस्मार्क, इटली में कौन थे अपने, जिसपी मैजनी, गरीबादली, और एक का नाम काउंट केबर, है ना। और तो वैसे यहाँ पे कहते हैं लॉर्ड ब्रियन, और इन्होंने क्या किया, लड़ाई की। और फिर देखो लड़ाई होगी तो क्या होगा, फिर आखिर में आके बात करेंगे कि नहीं, भाई पहली बात करना था तो लड़ाई क्यों किया ना, लेकिन अब कर लिए तो कर लिए। तो उन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किया और बोला कि ग्रीक एक नया देशन बन गया है, मतलब एक नया देश बन गया है ना। तो ये किससे बताया गया, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से क्या बताया गया, ग्रीक एक नया देश बन गया है, ठीक ना। आपको ये क्लियर होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है हम लोग का, अगला है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का थोड़ा सा तरीका अलग है, क्या उसका तरीका, बालकान फिर चैप्टर खत्म। चलिए अभी देखते हैं हम लोग ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन की हिस्ट्री थोड़ी इससे अलग है, क्या यहाँ पे कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, कोई भी रिवोल्यूशन नहीं किया है, कहाँ पे, ब्रिटेन में, नो रिवोल्यूशन।
वाइल फ्रांस एंड नेशनलिज्म वर डेवलप्ड थ्रू द रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन दे वाज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस डाउन। तो ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत देर से चला आ रहा था ना प्रोसेस, उससे क्या हुआ यहाँ पे नेशनलिज्म की भावना आई। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। नेशनलिज्म भावना कैसे आई, पहले मैंने बताया ना कि आपको उन्होंने क्या बनाया, अपनी पार्लियामेंट बनाई और पार्लियामेंट के द्वारा उन्होंने क्या किया, एक सारे देश क्या कर लिया, यूनिफाई कर लिया। अब यूनिफाई किस कर लिया, चलिए देखते हैं आगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पर 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आप देखेंगे कि जो ब्रिटेन है वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ नेशन से मिल बनता है, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, जो इंग्लिश वाले थे ना, अब इंग्लिश वाले थोड़े अमीर थे वहाँ पर, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपना कल्चर क्या कर दिया, उनके ऊपर इम्पोज कर दिया, क्या कर दिया, अपना कल्चर इम्पोज कर दिया। और उनको क्या कर दिया, उनको कर दिया सप्रेस, क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया किसको, जो वहाँ पे लोग रहते थे कम वाले। और ऐसे उन्होंने क्या बनाया, एक नया देश बनाया। समझ नहीं आया, फिर समझाता हूँ। इंग्लैंड में मतलब ब्रिटेन में कोई भी रिवोल्यूशन नहीं हुआ, वहाँ पे इंग्लिश लोग ज़्यादा थे। और जो स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, ये सब थे ना देश, उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उन्होंने वहाँ के लोगों को दबा दिया। और क्या किया, दबाने के बाद उनको अपने अंदर मिला लिया और एक क्या बनाया, नया नेशन बनाया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, आखिरी पॉइंट है बाल्कन्स। बाल्कन्स क्या है, देखिए मैं आपको एक बार यूरोप के मैप में फिर दिखा देता हूँ। देखिए अच्छे से एक बार देख लेते हैं, फिर से हम लोग क्लियर है ना। देखिए आपने देखा होगा कि हम लोगों ने फ्रांस कर लिया, ब्रिटेन कर लिया, जर्मनी कर ली, इटली कर ली। अब हम लोग आता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा आता है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे देश हैं, सोमालिया, ये सब फालतू है ना, इतने सारे देश है ना। अब इनके अंदर कैसे नेशनलिज्म भावना है, मतलब ये लोग कैसे नए नए देश बने, अब ये देखेंगे, ठीक ना। ये क्या है, अपना पूरा यूरोप है, ये मैप मैंने क्या लगाया, मैप ऑफ यूरोप ही तो लगाया है ना। तो हम लोगों ने यहाँ इन सब का देख लिया ना। अब बचा हम लोग का ये वाला एरिया, अब इसका देखेंगे, इन्हें लोग क्या बोलते हैं, बाल्कन, क्या बोलते हैं, बाल्कन। चलिए अब हम लोग बाल्कन से देखेंगे कि बाल्कन के अंदर कैसे नेशनलिज्म के एरिया है। बाल्कन से क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाल्कन के पहाड़ हैं, क्या है यहाँ पे, बाल्कन के पहाड़। चलिए द नेशनलिस्ट ट्रेडिशन एमर्ज इन बाल्कन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो क्या रीजन थे, चलिए देखते हैं। पहला रीजन क्या है, एथनिक वेरिएशन। अब देखिए बाल्कन्स में क्या क्या है, वहाँ पे लोग थोड़े अलग अलग टाइप के हैं ना। कहीं पे अब देखिए बाल्कन्स कहाँ है, मुस्लिम उधर है ना, मतलब जहाँ पे मुस्लिम देश है ना। तो यहाँ पे क्या है, ग्रीक, रोमानिया, सर्बिया, मतलब यहाँ पे सब मिक्स है, क्या बहुत सारा मतलब अलग अलग एथनिक, मतलब क्या होता है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं ना। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग डिफरेंसेस हैं। कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है ना। तो यहाँ पे अंदर लोगों के अंदर थोड़ी नेशनलिज्म की भावना नहीं आ पाई, क्या नेशनलिज्म की भावना नहीं आ पाई। अब देखो अलग यहाँ पे मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ, म्यूचुअल जेलसी क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा ये वाला है ना। तो म्यूचुअल जेलसी मतलब कि बाल्कन्स वाले क्या क्या करते थे। अब देखिए आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो वो सोचेंगे कि हाँ मेरे को ज़्यादा एरिया मिल जाए, है ना। मुस्लिम को कम मिले, क्रिश्चियन को ज़्यादा मिले, मतलब क्रिश्चियन को कम मिले, मेरे को ज़्यादा मिल जाए ना। तो यहाँ पे अलग अलग लोग थे ना, एथनिक वेरिएशन था। तो लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से उनको जेलसी हुई, क्या उनको एक दूसरे से जेलसी हुई। उन्होंने बोला कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना लेने की कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अंदर रोमांटिसिज्म लाया, नेशनलिज्म भावना लाए और ओटोमन एम्पायर को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। और एक बाल्कन से एक नया देश बन के आया, मतलब बाल्कन से ही, बाल्कन बहुत सारे देश बन के आए। सब्जुकेशन मतलब क्या हुआ, सुना मेनी फॉरेन पावर्स अटेम्प्टेड टू सब्जुकेट, लेकिन देखो क्या हुआ धीरे धीरे कि जो इधर उधर वाले देश थे ना आसपास वाले, उन्होंने बोला कि हम लोग बाल्कन्स के ऊपर कब्जा कर लेते हैं ना। तो बाल्कन्स को ये सब फेस करना पड़ा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि प्रॉब्लम्स क्या थी उनके अंदर, है ना। तो ये था हम लोग का पूरा चैप्टर। अगर जो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, देखिए ये पूरा अपना माइंड मैप है ना। तो अगर जो आपको इसकी पूरा माइंड मैप चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आपको मैंने पूरा चैप्टर केवल और केवल 30 मिनट में ख़त्म कर दिया है। धन्यवाद।